सारी दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी, फिर हम धरती के मालिक हो जाएंगे। वाह। तब पाकिस्तान वाले नासा में ये बड़ा ही अपने आप में डाउटफुल है। ठीक, अमेरिका वाले या यूरोप वाले मोहर नहीं लगाएंगे तब तक शायद हम उस चीज की वैल्यू नहीं स्वीकार करते। मगर जन्नत में वही जाएंगे, ये तो उनके दावे हैं जी। देखिए, नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। 2013-14 के आसपास भारत में इंटरनेट क्रांति हुई। ये इंटरनेट क्रांति जहां एक तरफ जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनी, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से एक फेक और फर्जी खबर फैलाने का प्लेटफॉर्म भी बन गई। चंद्रयान 3 आजकल चर्चाओं में है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि नासा में काम करने वाले 40% वैज्ञानिक भारतीय हैं। कोई इन दावों में भारतीयों की संख्या 42 बताता है तो कोई 36 बताता है। क्या है नासा में वैज्ञानिकों के अनुपात का हाल, हम जानेंगे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव जी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जैसे हुई भारत में, जी जी, तो एक खुशी की लहर भारत में दौड़ पड़ी। मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर तमाम तरीकों के दावे किए जाने लगे, जिसमें नासा में काम करने वाले भारतीयों की संख्या को लेकर भी बहुत बातचीत हुई। तो क्या है इसके पीछे की वजह? पहली बार ये खबर कैसे आई, आप हमें बताएं। पहली बात तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तो देश में उत्साह का विषय बनना ही चाहिए जी। लेकिन जब इस तरह का उत्साह होता है तो शायद हम अति उत्साह में भी जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है शायद ये हमको नहीं मालूम, नहीं पता चलता। लेकिन ये जो खबरें इस तरह की आ रही हैं, या लगभग 10 साल से 15 साल से ये खबर मार्केट में चल रही है। तो कोई खबर ऐसे ही नहीं चलती है, उसके पीछे अब धुआं है तो आग लगी होगी, जरूर होगा। बिल्कुल। तो वही हाल है। सबसे पहले 2008 में यूपीए की सरकार में उस समय जो मानव संसाधन मंत्री थी डी पुरंदेश्वरी जी, उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नासा में 38% वैज्ञानिक भारतीय हैं जी। ये बात तभी से चली आ रही है। उसके बाद जब रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो भी बाद में शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने भी यही दावे किए कि नासा में 38% वैज्ञानिक भारतीय हैं। जब ये दावे फिर से मार्केट में आए तो मैंने सोचा कि एक बार जो है हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि नासा जो है अपनी जो उसकी वेबसाइट है उसमें अपने इंक्लूसिवनेस को लेकर के हर साल रिपोर्ट देती है, और उसके वेबसाइट पे ये 2012 से लेके 2021 तक की रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें वो ये बताते हैं कि कितने % वाइट पॉपुलेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, कितना मेल फीमेल का रेशियो है, कितने ब्लैक हैं, कितने एशियन हैं। तो जब मैंने उस वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो पहली बात तो यह है कि 75% नासा के जो काम करने वाले लोग हैं और वैज्ञानिक हैं वो वाइट पॉपुलेशन है जी। तो वाइट पॉपुलेशन यदि 75% है तो बाकी सारी पॉपुलेशन इससे कम होगी, 25% के 25% होगी। तो ये दावा तो निश्चित रूप से झूठा है जी कि 38% या 40% भारतीय जो है नासा में काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन जो लोग हैं उनका अलग से डेटा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एशियन करके डेटा दिया हुआ है। वो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं जी। 2012 में नासा में जो एशियन ओरिजिन के लोग थे वो 6.8% थे जी। 2013 में 7% थे, 2014 में 7.4% थे, और ये रेशियो बढ़ते बढ़ते 2020 में 11.1% पहुंचा जी, और 2021 में ये 10.5%। ये जो आखिरी डेटा है उसके अनुसार लगभग 10% एशियन लोग हैं। लेकिन जब आप जो लोग नासा से जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध है, जो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इसमें जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, ये 10.5% जो मैं बता रहा हूँ, उसमें चीन और जापान के लोगों की है जी। तो हम उसको ये मान लेते हैं, चलो भाई चीन और जापान वाले 50% है, बड़ा नहीं मान के चलते। अपने आप को इतना भी नीचे क्यों गिराना कि अपना मन खराब हो इतने बड़े डेटा सुनने के बाद जी। तो हम ये मान लेते हैं कि 10.5 में से जो है आधे ये जो चाइना और जापान के लोग होंगे, 5%, बचा हुआ 5%। अब पाकिस्तान वाले नासा में ये बड़ा ही अपने आप में डाउटफुल है। ठीक है, उनका तो आपने सैटेलाइट देखा ही, गुब्बारे में हवा भर के सैटेलाइट उड़ा रहे हैं।
तो जो डेटा है लगभग 5%। बड़ा नाम भी बड़ा प्यारा, सुपार्को, उनकी एजेंसी का नाम भी सुपार्को है जी। और नासा से ही प्रेरित होकर के उन्होंने शुरू किया और भारत से पहले शुरू किया जी, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाए। मगर जन्नत में वही जाएंगे, ये तो उनके दावे हैं जी। देखिए, और कुछ तो पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि अच्छा है सारी दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी फिर हम धरती के मालिक हो जाएंगे। वाह, ठीक है, बहुत सुंदर दावा। तो ये लॉजिक पाकिस्तान वाले अपना निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने नासा की वेबसाइट चेक किया उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आया लगभग 5% संभवतः भारतीय नासा में काम करते होंगे। इसलिए शिक्षा मंत्री द्वारा या पूर्व में जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उनके द्वारा ये बातें कहना कि केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कि 38% भारतीय जो है नासा में काम करते हैं, लोग 40% कह दे रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। और जब आपके पास इतना बढ़िया इसरो जैसा एक संस्थान है जो कि एक के बाद एक सफल परीक्षण कर रहा है और एक के बाद एक बड़ी योजनाएं बना रहा है, तो नासा के पीछे पागल होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, एक अपने यहाँ है ना कि जब तक अमेरिका वाले या यूरोप वाले मोहर नहीं लगाएंगे तब तक शायद हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं स्वीकार करते। इसलिए झूठे दावे भी यदि हैं तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमारा ईगो सेटिस्फाई हो रहा होता है। तो जो दावे किए जा रहे हैं उसमें हमें लगता है 10 का भाग दे करके ये संख्या रखनी चाहिए। ये दावा करना कि 36% भारतीय हैं कि 5% भारतीय हैं, उससे बेहतर है ये दावा करना कि इसरो में तो 90-99% भारतीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उससे अच्छी एजेंसी तो नहीं है नासा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ दोनों एट पार खड़ी हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसी बीच एक चर्चा और चल रही है, ये बड़ी रोचक चर्चा है। अभी सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नासा संस्कृत में काम करने वाले, संस्कृत भाषा पे काम करने वाले लोगों को पकड़ पकड़ के अपने पास बुला के नौकरियां दे रहा है, उनको बड़े बड़े पदों पर बैठा रहा है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए, ये दावे तो मैंने भी पढ़े हैं और मैंने भी सुने हैं कि जो नासा है वो संस्कृत के लिए एक अलग से विभाग बनाया हुआ है। वो भारत में जैसे ही पता चल रहा है कोई संस्कृत का विद्वान है तो उसको कैप्चर कर ले रहा है, बड़ा ऑफर कर रहा है जी। और कुछ बड़े बड़े महात्माओं ने भी इसके बारे में अपनी बातें बोली हैं। लेकिन नासा में संस्कृत को लेकर के ऐसा कोई विभाग भी नहीं है जी, और संस्कृत को लेकर के ऐसा कोई उत्साह भी नहीं है जी। मैं संस्कृत को नीचे गिराने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अगली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत के लिहाज से। नासा में जो एआई का पूरा काम जिन्होंने शुरू किया, जो उनका कि बहुत बड़ा नाम है जी, रिक ब्रिग्स, वो 1985 से ये बात कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर के लिए एक अलग से लैंग्वेज जनरेट करेंगे, एक अलग से लैंग्वेज पैदा करेंगे। उससे अच्छा ये है कि संस्कृत पहले से एक प्राचीन भाषा है जिसमें आप जो वर्ड है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब जो शब्दों की संधि होती है जी, उसका यदि फिक्स पैटर्न हो और उस पैटर्न को आप कंप्यूटर को सिखा दीजिए जी, तो आप बहुत ही जो डेटा है वो कंप्रेस करके कंसाइज हो जाएगा। तो जो आप कम स्पेस में अधिक से अधिक डेटा आप रख सकते हैं, पहला चीज। ऐसे डेटा का संप्रेषण करना भी आसान होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इतना वैज्ञानिक इसका व्याकरण है कि जैसे अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा भी फ्रेंच वालों का अलग मामला है, इंग्लैंड वालों का अलग है, यूको वालों का जी, यूएसए वालों का अलग है जी, ठीक है ना। लेकिन जो संस्कृत है संस्कृत एक जैसी है। संस्कृत में कोई ऐसा डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज नहीं है जी, ठीक है ना। तो दूसरा फायदा संस्कृत का ये हो रहा है। तीसरा चीज, जो संस्कृत में क्या होता है कि जो विभक्तियां होती हैं वो फिक्स हैं। किस शब्द की कैसी विभक्ति लगेगी, कर्ता कौन होगा, करण कौन होगा, है ना, तो संप्रदान कौन होगा, अपादान कौन होगा, इस तरह से तय है जी। इसलिए आपको अलग से आप ये कहिए कि कोई भाषा राम गुलेल लेकर आम को तोड़ेगा जी, तो लेकर लिखने की जरूरत नहीं है, को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही समझ में आ जाता है संस्कृत में जी। इसलिए संस्कृत पर इतना ज्यादा जोर जो ये मिस्टर रिक ब्रिक्स हैं वो दे रहे हैं। 1985 में इन्होंने ये बात नासा में बड़े जोरदार तरीके से कही थी जी। उसके बाद ये दुनिया में कई जगह इन्होंने इस पर पेपर प्रेजेंटेशन किया है, इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की है और इस बात को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा पर विचार करना चाहिए पूरी दुनिया को जी।
अपने देश और अपनी मिट्टी पे, अपने युवा टैलेंट पे गर्व करना अच्छी बात है, मगर उत्साह और अति उत्साह के बीच में एक बहुत महीन सी लकीर होती है जिसको पार करना कई बार बेवकूफ़ी कहलाती है। धन्यवाद। नमस्कार।